हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के भाई युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 2 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 1 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आज पार्ट 2 है दोस्तों। और दोस्तों हमने पार्ट 1 में बहुत सारी जानकारी देखी थी और आज पार्ट 2 में दोस्तों बहुत सारी जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश। जो शक्तियां आई थी भारत, जो व्यापारी आए थे दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर प्राप्त कर लिया, मतलब इजाजतनामा प्राप्त कर लिया। किससे? एलिजाबेथ प्रथम से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर प्राप्त कर लिया। चार्टर मतलब इजाजतनामा प्राप्त कर लिया। जो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, यह दोस्तों इंग्लैंड की महारानी थी। कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की महारानी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाजतनामा प्राप्त कर लिया महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। उसमें क्या था कि पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार लिखा था। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार था, एकाधिकार मिल गया दोस्तों। जबकि दोस्तों अन्य कंपनियों को पूरब से व्यापार करने का अधिकार नहीं था। समझ में आ गया? ये भारत है और दोस्तों ये इंग्लैंड है। यहाँ ये इंग्लैंड है और यह दोस्तों पुर्तगाल है। तो दोस्तों जब जो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, यहाँ से ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर को पार करते हुए जब भारत आते, उससे पहले दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी भारत में। मतलब कि जो पुर्तगाली थे वह भारत आ गए थे और भारत में गोवा आए थे। कहाँ आए थे? गोवा। तो समझ में आ गया कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो जब इस केप ऑफ गुड ऑफ द्वीप से होते हैं, जब आते उसे से पहले पुर्तगाली आ जाते दोस्तों। तो समझ में आ गया कि भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश। अभी तो पूरा पढ़ेंगे दोस्तों कि 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर प्राप्त किया, जिसमें लिखा था पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार लिखा था। यहाँ से इंग्लैंड जाते तो उससे पहले पुर्तगाली आ जाते। तो समझ में आ गया था ना दोस्तों। तो अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों पुर्तगाली। एक पुर्तगाली यात्री था दोस्तों जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा दोस्तों। वास्को डिगामा ने क्या किया था? 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। फर्स्ट बार भारत की खोज की थी दोस्तों वास्को डिगामा ने दोस्तों, जो कि ये पुर्तगाली यात्री था दोस्तों। अब 17वीं शताब्दी में दोस्तों फिर डच आए। पुर्तगाली आ गए दोस्तों, फिर 17वीं शताब्दी में डच आए व्यापार करने के लिए भारत में। फिर डचों के बाद थोड़े दिनों में दोस्तों फ्रांसीसी भी आ गए, है ना। फिर फ्रांसीसी के बाद दोस्तों अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए दोस्तों। समस्या ये थी कि दोस्तों ये जो सभी कंपनियां थी, जो ये सभी थी दोस्तों, ये एक ही चीज का व्यापार करना चाहती थी। जिससे क्या हुआ? इनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई। क्या हुई दोस्तों? प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ दोस्तों। जब प्रतिस्पर्धा हुई इन सभी कंपनियों के बीच में, तो आपस में लड़ाइयां होने लगी। क्या होने लगी? लड़ाइयां होने लगी। जिससे क्या होगी? जिससे किलेबंदी होने लगी, लड़ाइयां होने लगी और दोस्तों किलेबंदी होने लगी। किलेबंदी होने से दोस्तों जो स्थानीय शासक थे,
उनसे टकराव होने लगा। क्या होने लगा? उनसे दोस्तों टकराव होने लगा। जब इन सब कंप्यूटर किलेबंदी की और जब लड़ाइयाँ हुई तो दोस्तों जो स्थानीय शासक को बीच में इनके टकराव हुए। समझ में आ गया कि कौन कौन सी कंपनियां है भारत? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद सेकंड नंबर पर डच, थर्ड नंबर फ्रांस आए, फिर सबसे लास्ट में अंग्रेज आए। दोस्तों इनमें क्या हो रहा था? कंपटीशन हो रहा था। वास्को डी गामा ने क्या किया था? वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम? इन सभी जो कंपनियां हैं जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है और अंग्रेज है, इनके बारे में डेटा से देखेंगे। कहाँ से आए, कैसे आए, उन किसका व्यापार किया, कैसे किया, ये सभी के बारे में देखेंगे। या कौन कौन से गवर्नर जनरल आए। और दोस्तों आज हम केवल पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे, फिर हम कल डच के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पुर्तगाली के बारे में देख लेते हैं। आगे दोस्तों पुर्तगाली में है दोस्तों वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा, जिसने दोस्तों पहली बार भारत की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा जो है वह आशा अंतरिक्ष दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए दोस्तों वह आशा अंतरिक्ष से होते हुए वह मोजाम्बिक पहुंचा। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वास्को डी गामा है वह भारत की खोज कैसे की, मतलब कि कहाँ से गया। तो सबसे पहले वह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से होते हुए वह आशा अंतरिक्ष से होते हुए वह एक मोजाम्बिक जगह पर पहुंचा, जहां एक भारतीय पथ प्रसक द्वारा वह मोजाम्बिक से रवाना हुआ। और दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में वह कालीकट भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट, जो कि भारत में है, वह भारत पहुंचा। तो समझ में आ गया कि वास्को डी गामा किस किस रास्ते से कहाँ से भारत पहुंचा। सबसे पहले वह अफ्रीका महाद्वीप के किनारे से आशा अंतरिक्ष होते हुए मोजाम्बिक होते हुए फिर कालीकट भारत में पहुंचा। फिर दोस्तों कालीकट में जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन वहां का राजा था। वहीं कालीकट के जमोरिन ने दोस्तों वास्को डी गामा का स्वागत किया। फिर वास्को डी गामा जी है दोस्तों वह 3 माह तक भारत में रहे। कितने माह तक? 3 माह तक वह भारत में रहे। फिर वह वापस अपने जहाँ से आए थे वहीं चले गए। कौन? वास्को डी गामा दोस्तों। फिर वह 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आए। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दोस्तों फिर भारत आया। फिर दोस्तों उसने कन्नौर, कालीकट और कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। कहाँ? कन्नौर, कालीकट और कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठियां जो है दोस्तों स्थापित कर ली थी वास्को डी गामा ने। जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था तब दोस्तों। समझ में आ गया? तो वह प्रथम बार इसने भारत की खोज की थी। आशा अंतरिक्ष होते मोजाम्बिक होते हुए 1798 में कालीकट पहुंचा। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 3 माह भारत रहा, वापस चला गया, फिर से आया 1502 में कन्नौर, कालीकट और कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठियां जो है वह स्थापित कर ली। अब है दी अल्मेडा दोस्तों भारत में 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच में रहा था, जो कि ये वायसराय था। वायसराय बन के रहा दोस्तों। ये प्रथम वायसराय था। जो दी अल्मेडा है वह प्रथम वायसराय बनकर भारत आया और भारत में 1505 से 1509 तक के बीच में वायसराय बन के भारत में रहा। दी अल्मेडा ने अपनी
समुद्री सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए दोस्तों नीले पानी की नीति अपनाई। क्या अपनाई दोस्तों? नीले पानी की नीति अपनाई, मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाई थी। तो समझ में आ गया दी अल्मेडा कि फर्स्ट वायसराय बन के आया 1505 से 1509 के बीच में भारत में वायसराय बना। फिर दी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति अपनाई दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया दी अल्मेडा, और साथ साथ में वास्को डी गामा भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों यह भारत में दूसरा वायसराय बनकर आया, और भारत में दोस्तों 1509 से 1515 तक रहा वायसराय बनकर। समझ में आ गया। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में पुर्तगालियों की शक्ति में वृद्धि हुई, मतलब कि पुर्तगाली जो शक्ति है उसमें विस्तार हुआ शक्ति का। किसके समय काल में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि सेकेंड वायसराय था, उसके समय काल में दोस्तों पुर्तगालियों की शक्ति में वृद्धि हुई। क्लियर? कोई डाउट? अब है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क? यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। अब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने दोस्तों यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया, मतलब पुर्तगालियों और यूसुफ आदिल शाह के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली विजय हुए और यूसुफ आदिल शाह पराजित हुआ, और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कर लिया, और गोवा को अपना प्रधान केंद्र बना लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो क्लियर? ये थी हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानकारी कि सेकेंड वायसराय था, इसके समय काल में पुर्तगालियों शक्ति में विस्तार हुआ, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, और गोवा पर इसने अधिकार किया था यूसुफ आदिल शाह को हराकर। अब अगला है नीनो डी कुन्हा। इसने मोम्बासा पर अधिकार किया था। कहाँ? मोम्बासा, जो कि ये अफ्रीकी समुद्र क्षेत्र में आता है, उस पर नीनो डी कुन्हा ने दोस्तों अधिकार किया था। और साथ साथ में सेंट टोमो, जो कि ये मद्रास में है, वहां भी नीनो डी कुन्हा ने दोस्तों अधिकार किया था। और सतगांव, हुगली और चटगांव, ये जो कि पश्चिम बंगाल में है, इन सभी गांवों पर भी नीनो डी कुन्हा ने दोस्तों अधिकार किया था। कहाँ? मोम्बासा, सेंट टोमे, सतगांव, हुगली और चटगांव, इन सभी जगहों पर दोस्तों नीनो डी कुन्हा ने दोस्तों अधिकार किया था। तो आपको समझ में आ गया नीनो डी कुन्हा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि सेकेंड वायसराय था, जो कि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों अब पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों 1530 ईस्वी में डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगाल की उसकी राजधानी बनाया। किसने? 1530 में डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। फिर दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों जो व्यापार होता था उस पर नियंत्रण करने के लिए पुर्तगाल जो कंपनी है उसने दोस्तों एक व्यवस्था लागू की। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था लागू कर दी। इसके अंतर्गत कर लगा दिया गया। क्या लगाया गया? कर लगाया गया। तो समझ में आ गया कि हिंद महासागर में दोस्तों जो व्यापार होता था उस पर अपने नियंत्रण करने के लिए वहां कर लगा दिया, जिसे हम कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहते हैं। अब है सामुद्रिक साम्राज्य।
दोस्तों पुर्तगाल सामुद्रिक साम्राज्य को एस्ताओ द इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? जो पुर्तगाल सामुद्रिक साम्राज्य है उसको दोस्तों एस्ताओ द इंडिया कहा गया। इसे हम पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दोस्तों पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अब है 1661 ईस्वी में दोस्तों कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कैथरीन कौन थी? कैथरीन बोग्रोजा पुर्तगाल की राजधानी थी कैथरीन। चार्ल्स द्वितीय था ब्रिटिश राजकुमार। कौन था? ब्रिटिश राजकुमार। कैथरीना का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई दे दिया। क्या दे दिया? मुंबई दे दिया। जो भारत का बम्बई है दोस्तों, वह दहेज में दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। तो समझ में आ गया कि 1530 में डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था लागू की, हिंद महासागर व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए सामुद्रिक साम्राज्य एस्ताओ द इंडिया कहा गया। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहते हैं। और 1661 में कैथरीना और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया दोस्तों। आगे हैं दोस्तों 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही दोस्तों जो पुर्तगालियों की जो शक्ति थी, उनका जो प्रभाव था वह कमजोर हो रहा था। क्या हो रहा था? कमजोर हो रहा था। पुर्तगाली सरकार के अधीन भारत के जितने भी राज्य थे वह धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, और वैसे वैसे पुर्तगाली की जो शक्ति है वो कमजोर हो रही थी। केवल पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन और दीव ही बचे थे, और बाकी जितने भी पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र थे वह सब स्वतंत्र हो गए। फिर बाद में दोस्तों 1961 में गोवा, दमन और दीव भी पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र हो गए और भारत के अविभाज्य अंग बन गए। तो समझ में आ गया कि 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही पुर्तगाली शक्ति कमजोर हो गई, और गोवा, दमन और दीव भी बचे थे उनके पास, वह भी 1961 में स्वतंत्र हो गए और भारत के अविभाज्य अंग बन गए। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जो हम पुर्तगाली पढ़ रहे हैं दोस्तों, टॉपिक हमारा जो पुर्तगाली टॉपिक है वह पूरा हो गया है। हम कल डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।